हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 27th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 27 सितंबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइज आज है संडे, तो संडे को एडिटोरियल आता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और प्रीलिम्स के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और गाइज अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर, ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल दिख रहा होगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दे रखा है, आपको जाकर आप लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी मिल जाती है, साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोगों के न्यूज़पेपर में, उसका बैकग्राउंड एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये आर्टिकल दिख रहा होगा। ये इस आर्टिकल पे क्या बात हो रही है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने किस चीज़ के बारे में बोला। जो यूएन है उसके लिए इंडिया काफ़ी टाइम पहले से काफ़ी अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा बोला गया कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके अंदर इंडिया एक वैक्सीन का काम कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। और देखो काफ़ी सारी बातें इनके द्वारा बोली गई, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। खैर आर्टिकल अभी ये किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें से हम क्या देखें, क्या हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी के लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आर्टिकल डिटेल में आता रहेगा वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, अभी आपको बस खाली पता होना चाहिए ये फंडा क्या है, पीएम साहब ने क्या बोला है यूएन को लेकर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो आज क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आज संडे है, आप एंजॉय करो। सब लोग काफ़ी समय से डेली क्वेश्चन के जो मैं पूछता हूँ आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। आज मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आज मैं सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा ये वाला। इस आर्टिकल में क्या बोला गया, सीबीआई ने चार्जशीट करा 9 सस्पेंडेड पुलिसमैन को। ये केस है कोई, उसके अंदर यहाँ पे सब करा गया है। ठीक है, खैर हमें डिस्कस नहीं करना है केस वगैरह, हम डिस्कस करेंगे ये सीबीआई। ये सीबीआई है क्या, ये इसने ये काम किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको हम अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सीबीआई। सीबीआई की सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नाम से ही पता चल गया होगा, जो कि इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, जांच पड़ताल करे चीज़ को लेकर, वो हमारी सीबीआई बॉडी हो गई। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो जो सीबीआई है ये सेटअप करी गई कि इन्वेस्टिगेट करे ब्राइबरी को। ब्राइबरी जो घूसखोरी होती है, हमारे गवर्नमेंट करप्शंस हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखभाल करे, इन सब चीज़ों को देखे, इसलिए हम सीबीआई बॉडी को बनाया हमने। ठीक है, इस वजह से हम सीबीआई बॉडी को लेकर आए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इस समय इसके करंट डायरेक्टर कौन है सीबीआई के, वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। और अभी लेटेस्ट अरेस्ट क्या बोला है सीबीआई ने, अभी लेटेस्ट में किसी को अरेस्ट किया था, वो था पी चिदम्बरम जी को अरेस्ट किया था आईएनएक्स मीडिया केस के तौर पे। तो आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, सीबीआई के बारे में हमने क्लियर कर लिया। सीबीआई कौन सी बॉडी है, सीबीआई का काम क्या है, क्या काम है, इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन ब्राइबरी को लेकर, घूसखोरी को लेकर, या फिर गवर्नमेंटल करप्शंस, जो भी हमारे सरकार करप्शन करती है, ठीक है, उसको देखभाल करना, उसको उसकी देखभाल कह रहा हूँ, उसके अगेंस्ट स्टेप उठाना। ठीक है, तो ये हमारा सीबीआई का काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आर्टिकल दिख रहा होगा। ये क्या बोला है, एनसीबी क्वेश्चन करा है दीपिका से, दीपिका पादुकोण से, और साथ ही साथ काफ़ी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से एनसीबी ने क्वेश्चन करा है। एनसीबी क्या है, हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, जिसके बारे में आपने सभी लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में बताया था। कल मैंने आपसे पूछा था ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, तो सभी लोगों ने बताया था। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में। आज संडे है, मैंने जैसा बताया आप लोगों से कुछ नहीं पूछूंगा। तो जो इन लोगों से पूछा, ठीक है, जो एनसीबी है, दीपिका पादुकोण और भी सारी एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जैसे कि श्रद्धा कपूर, सारा अली खान। क्वेश्चन पूछे इनसे, क्यों, क्योंकि जो सुशांत सिंह की डेथ हुई थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है यूपीएससी से। लेकिन
आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एनसीबी। एनसीबी का बहुत कुछ लेना देना है, ये बॉडी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिस्कस करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये बॉडी को कब लाया गया था? ये बॉडी लाई गई थी नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के थ्रू। ठीक है, चलो। और जब ये 85 के थ्रू जो है एक्ट के थ्रू लाई गई थी, लेकिन जब वर्किंग में कब आई थी, बॉडी का इस्तेमाल कब होने लगा? 1986 से इस बॉडी को हम लोग इस्तेमाल करने लगे। और ये बॉडी किस लिए काम करती है? ये जो भी मतलब कोई पर्सन है, अगर वो कोई नशीला पदार्थ कंज्यूम करता है, कोई भी आप समझ सकते हो कोई भी नशीली चीज़ लेता है जिससे नशा हो, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ पे ये बॉडी काम करती है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ये बॉडी है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 47, इसके ऊपर बेस्ड है। और ये आर्टिकल 47 हमारे संविधान का क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजूरियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इसको प्रोहिबिट करना, कोई इसको कंज्यूम ना करे, इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर देखी जाती हैं। लेकिन ये जो आपको पता है जो ड्रग्स वगैरह हैं, ये कभी कभार मेडिकल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। मेडिकल पर्पस जैसे कि कैनाबीस काफ़ी ज़्यादा मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, दवाइयों वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। लेकिन तो ये आर्टिकल 47 में एक चीज़ ये भी बोली गई कि आप ड्रग्स को ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, बट जो मेडिकल पर्पस के लिए है उसको इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है आर्टिकल 47 में लोगों को। चलो, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर, और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हो गया हमारा पेज नंबर 1 का ख़त्म। फिर पेज नंबर 2 पे आप देखोगे केजरीवाल साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या करा, एश्योर किया कि 24 घंटे पानी आएगा दिल्ली में। चलो खैर, अभी यहाँ पर ये आर्टिकल है हमारे लिए, क्या इसमें कुछ भी नहीं है यार इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने लिखा, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, इन्होंने किसको लिखा? जावेदकर साहब को। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर लिखा? जो स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग फिर से आ गया। क्या होता है स्टबल बर्निंग? जैसे कि हम लोगों ने कोई फसल उगाई, फसल उगाने के बाद जो है उसका जो वेस्ट बचता है, उसकी कटाई करने के बाद, उसके कटाई करने के बाद जो सब वेस्ट बचता है, आप कह सकते हो, हाँ वेस्ट ही कह सकते हो, जो वेस्ट बचता है उसको जला देते हैं। अब उसको जलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखा जाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पहुंचता है, हार्मफुल रहता है उसके लिए। ठीक है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इसको देखा जाता है। और ये जो पंजाब और हरियाणा में है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टबल बर्निंग देखी जाती है, और ये एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या निकाला गया? बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर यानी अगर आप खाद वगैरह का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आप ये डिकम्पोजर आप खाद वगैरह का इस्तेमाल करोगे, जो भी स्टबल होगा जलाने से पहले अगर अगर आप उसके ऊपर सबके ऊपर डाल दोगे, यानी कि उसे जलाना नहीं है, उसके ऊपर खाद को डाल दोगे, तो क्या होगा, इसके जो खाद के माइक्रोब्स वगैरह होंगे ये इसके अंदर चले जाएंगे और इसको भी डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, डिकम्पोज कर देंगे तो आपको जलाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पर। चलो फिर उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 3 पे क्या पढ़ेंगे यार पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं, इस पे भी क्या पढ़ेंगे। चलो पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5 पे आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, अच्छा आर्टिकल है। किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में बिगेस्ट फिल्म सिटी बनने वाली है, पूरे इंडिया की, पूरे भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसके एग्जीक्यूशंस के ऊपर सारी बातें करी जा रही हैं। ये वन डे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी पूरे इंडिया की कहाँ पर बनने वाली है, तो सीधे सीधा आंसर टिक लगा देना भाई, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है, ये खैर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा एक चीज़ जाकर पढ़ो। ये जो लेक्चर सीरीज़ बनने वाली है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, तो लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे, आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। खैर ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट क्यों करा है, जाकर एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को ज़रूर देख लेना मैप में। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। इंडिया बनने से पहले सबसे पहले जो जगह हम लोगों को मिली थी, सबसे पहली जो जगह मिली थी वो थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे कैसे लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर में कवर कर दी गई है। आपने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो देखी होगी, मेरे चैनल पे भी डली हुई है, मैंने कवर कर रखी है, तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर आते हैं।
पेज नंबर 6 पे आपको कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, वही जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उन बिल्स को लेकर, वही आर्टिकल ये अब रोज़ाना आने लगा है। तो इसको डिस्कस नहीं करने वाले रोज़ाना रोज़ाना, फालतू में क्यों डिस्कस करें। उसका आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। पेज नंबर 7 के ऊपर फिर से एक आर्टिकल दिख रहा होगा, घबराइए मत, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ये। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, ईडी ने कहा कि इनसे, ये पर्सनालिटी का नाम क्या है, बिनेश कोदियार, कि भाई अपने एसेट्स की जितनी भी आपकी संपत्ति है उसकी डिटेल दो। ठीक है, अब डिटेल दो, कुछ होगा घपला तो डिटेल मांग रही है ईडी। अब ईडी का काम क्या है, ईडी का फुल फॉर्म क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये है क्या और इसका काम क्या है। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि जो कानून वगैरह है ये लागू करती है। और ये किस लिए काम करती है, सबसे पहली बात, जो इकोनॉमिक क्राइम होता है इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइम होता है, या फिर आप कह लो कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ज़्यादातर क्राइम देखे जाते हैं, उन सबको हैंडल कौन करता है, वो हमारा करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। साथ ही साथ एक चीज़ और कवर करो, ये जो है ईडी, ये ये जो पार्ट है ईडी है, ये पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, जो कि यूपीएससी का एग्जाम देके बनते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, ये भी यूपीएससी का एग्जाम देके बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा एग्जाम देके बनते हैं तो फिर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सारे ऑफिसर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसको याद रखना। और ये जो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये ओरिजिन कब हुआ था, लाया कब गया था, इसको डेट को याद रखना, 1 मई 1956 को इसको लाया गया। और काम क्या है इसको, अब काम भी आपको पता चल गया। जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं इंडिया में, पैसे से रिलेटेड, पैसे से इधर पैसा इधर उधर कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जो हैंडल करता है वो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है और सारी चीज़ें ठिकाने पे लगा देता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको फिर से ये आर्टिकल दिख रहा होगा, इसमें भी ईडी के बारे में बात हो रही है। ईडी ने क्वेश्चन करा रागिनी से और संजना से ड्रग केस को लेकर, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है यार। चलो संडे है ना, संडे में कुछ आर्टिकल तो ऐसे ही आते हैं, तो हम लोग तो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है उससे। नाउ ये वाला आर्टिकल आप लोग को दिख रहा होगा, कोविड-19 वैक्सीन लाइकली टू कॉस्ट बिटवीन 140 टू 210। 140 से लेके 2010 दस दस 2000 कह रहा हूँ यार 140 रुपये से लेके 210 रुपये तक की कोविड-19 वैक्सीन हो सकती है। खैर अभी यहाँ पर आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है विच हैज़ बिगन फेज 3 ट्रायल, एक वैक्सीन है उसके फेज 3 ट्रायल में हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुँच चुका है। और आपके लिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, देखो कोई भी वैक्सीन है, ठीक है, कोई भी वैक्सीन को बनाने से पहले उसके कुछ फेसेस होते हैं, उसको कुछ दौरों से गुजरना पड़ता है। वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में चेकिंग वगैरह होती है, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह होती है, कम लोगों पे टेस्टिंग होती है। फेज़ 2 पे ज़्यादा लोगों पे टेस्टिंग होती है। फिर आता है फेज़ 3 पे, फेज़ 3 पे और ज़्यादा लोगों के ऊपर टेस्टिंग होती है। और फेज़ 3 में नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं कि इस वैक्सीन का कोई बुरा असर तो नहीं होगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, या कितने टाइम में वर्क करेगी, या फिर री इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चेकअप करी जाती हैं फेज़ 3 में। फिर फाइनली वैक्सीन जो है वो फेज़ 4 में पहुंचती है। फेज़ 4 में पहुंचने के बाद उसका जो लाइसेंस वगैरह मिल जाता है और वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाती है। चलो अब ये याद रखना कितने फेसेस होते हैं कोई भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, 4 फेसेस होते हैं। और 4 फेसेस में से अभी जो हमारी वैक्सीन है वो फेज़ 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो मैं आपको डिस्कस करके बता, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक मैन्युफैक्चरर है इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स की, यानी कि जो भी वैक्सीन्स होती हैं, ड्रग्स वगैरह होती हैं, उनको जो है मैन्युफैक्चर करती है। ड्रग्स की वो मत समझना, ड्रग्स नशीले पदार्थ नहीं होते, ड्रग्स को मेडिसिन को भी हम लोग ड्रग्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन्स को, वैक्सीन्स को इंडिया में, और ये फाउंड करी गई थी साइरस पूनावाला के द्वारा। साइरस पूनावाला के द्वारा 1966 में इस बॉडी को फाउंड करा गया। और ये साइरस पूनावाला आपको पता होगा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि न्यूज़ वालों ने कवर किया कि भाई ये काफ़ी अमीर होते जा रहे हैं पर्सन, और अभी देखो और भी ज़्यादा अमीर होंगे, और जो इनकी ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ है, वो तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं
जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाती है वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है। बनाने के बाद बेचेगी भी, बना के अपने थोड़ा इस्तेमाल करेगी, बना के बेचेगी भी। फिर उसके बाद जो है, अब आप ये भी याद रखना, जो बेचती है हर साल 1.3 बिलियन डोजेस बेचती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। 1.3 बिलियन डोजेस हर साल ये हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन्स को बेचता है। और भी चीज़ें क्या क्या कवर कर सकते हो इसके बारे में आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यही सारी चीज़ें चेक कर रहा है तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में। और इसके फाउंडर कौन है आपको पता चल गया, साइरस एस पूनावाला। कब फाउंड करा गया वो छोड़ो, कब फाउंड करा गया हमें काम नहीं है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको हमने देखा, इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में बस यही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वैक्सीन के एक वैक्सीन है वो फेज़ 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपको एक ये आर्टिकल दिख रहा होगा, इसको मैंने हाईलाइट नहीं करा है, बट ये भी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईशर जज आहलूवालिया, ये इकोनॉमिस्ट थे, इनकी अभी जो है डेथ हो चुकी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर आप लोगों को जो मैंने अभी पेज नंबर 1 पे बताया था वही सेम आर्टिकल, जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने क्वेश्चन पूछा लगातार 5 घंटे तक। किससे? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा गया। किस लिए पूछा गया? जो सुशांत सिंह का डेथ हुई उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए लगातार 5 घंटे तक। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर एनसीबी की पावर और एनसीबी का रोल, और आपके लिए भी जो एनसीबी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद गुजरात में अब की बार कोई गरबा नहीं होने वाला कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में 9 रात्रि काफ़ी तगड़ा गरबा होता है गुजरात में। तो अब की बार नहीं होने वाला, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कोविड-19 इतना फैला हुआ है, तो कैसे हम लोग यहाँ पर ये स्टेप उठा सकते हैं। पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ है, वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो गाइज बच्चे कुछ कहते हैं यार वर्ल्ड पेज भी कवर करा करो। यार वर्ल्ड पे जब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, लेकिन जब इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसको कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक आर्टिकल ये दिख रहा होगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो WHO है उसने वार्न कर दिया है पहले से ही कि भाई जो ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इससे लगभग 2 मिलियन डेथ पॉसिबल है। 20 लाख तक मौत जो हैं पॉसिबल हैं इस वायरस से, ऐसा हमारे WHO ने वार्न कर दिया इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ से एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने WHO के बारे में नहीं पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलो इसके बारे में भी आज पढ़ के इसको भी ख़त्म करें, रिवाइज हो जाएगा यार। काफ़ी 15-16 दिन हो गए हमने WHO के बारे में नहीं पढ़ा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। पूरी दुनिया की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए WHO काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसको याद रखना। और कुछ ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद ये रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और WHO को कब बनाया गया, लाया कब गया था? 7 अप्रैल 1948 को इसको लाया गया था। 72 साल हो चुके हैं इसको बनाए हुए। चलो अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो मैंने इसको कवर कर दिया। जो फालतू न्यूज़ है कि अब यहाँ पर आप क्या कवर करोगे? जो लेबनान के PM है उन्होंने डेजिग्नेट करा क्विट्स ओवर कैबिनेट पे के लिए, लेबनान की न्यूज़ हो गई। क्या करोगे इसको? ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, बट यहाँ से आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई जो इंडिया है, इंडिया के कंपैरिजन में जाकर एक बार उसमें मैप में लेबनान को ज़रूर निहार लें। आपको लोकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, मैपिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपसे जो है ये कह दिया करूँगा कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ को जाकर देख सकते हो। तो लेबनान को जाकर ज़रूर देखें मैप में। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिजनेस पेज के ऊपर। बिजनेस पेज पे भी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि नज़र मार लो या फिर ये देख लो। जो इंडिया का प्लान है, जो $4.6 बिलियन तक यहाँ पे EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशंस वगैरह नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं।
और यहाँ पर चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। फिर आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ये आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं ये वाले। तो संडे को ही आते हैं ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ नीचे। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये थोड़ा सा सही आर्टिकल है, वर्किंग्स ऑफ फैटीग। यहाँ पे जो जॉन हॉपकिंस मेडिसिन रिसर्चर हैं, ठीक है, ये एक रिसर्चर हैं। इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ देखे ह्यूमन ब्रेन में, हमारे दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ देखे जो कि रेगुलेट करते हैं एफर्ट्स टू डील विद फैटीग, यानी थकान से लड़ने के लिए वो अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं। हमारे जो दिमाग है उसमें कुछ पार्ट्स ऐसा हैं, कुछ एरिया ऐसा है कि हम लोगों को अगर थकान होती है तो उससे लड़ने के लिए वो काम करता रहता है। जैसे कि एक हमारा न्यूरल मैकेनिज्म हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फैटीग को लेकर, ठीक है। तो यही चीज़ है और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये देखोगे, ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है? ह्यूमन चैलेंज ट्रायल विल हेल्प अस डिज़ाइन बेटर ट्रीटमेंट वैक्सीन दैट वी कैन नाउ। देखो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता क्या है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, पार्टिसिपेंट्स विल बी वैक्सीनेटेड विद अ कैंडिडेट वैक्सीन। देखो पार्टिसिपेंट्स जो होंगे इसके अंदर क्या होगा, कुछ पर्सन्स को जो है ये वायरस से इन्फेक्ट करा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल यानी कि ह्यूमन जो है चैलेंज लेगा, उसके बाद फिर ट्रायल करा जाएगा। तो फिर जो ये ह्यूमन के ऊपर कुछ ह्यूमंस को लिया जाएगा, कुछ पर्सन्स को लिया जाएगा, उनको पहले वायरस से इन्फेक्ट करा जाएगा, फिर उनके ऊपर रिसर्चेस करी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर स्टडीज़ करते हैं। बट अब चांस मिलेगा ऐसा कि ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करने को मिलेगा, और वो जो ह्यूमन होगा वो एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी पर्सन होना चाहिए जो कि आराम से उस डिज़ीज़ को सह सके। और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर ट्रायल्स होंगे बेटर ट्रीटमेंट के लिए, और जो ये वैक्सीन्स को डेवलप कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे जो ट्रायल्स होंगे, काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, ये काफ़ी कुछ सिखा सकती हैं, काफ़ी कुछ नया हम लोगों को बता सकती हैं। अगर ये स्टडीज़ कंडक्ट कराई जाएंगी तो हम लोगों को वैक्सीन ढूंढने का कुछ और भी नए नए जरिया मिल सकता है। ये सारी इस आर्टिकल में बोला गया है। अब बस खाली याद रखो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल क्या होता है। नेक्स्ट जो है ये वाला आर्टिकल हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है, फील्ड स्टडी एड्स 5 एम्फीबियंस टू मध्य प्रदेश फौना लिस्ट। मध्य प्रदेश की जो फौना लिस्ट है, एक होता है फ्लोरा, है ना, एक होता है फौना जो पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा फौना जो इसमें जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अभी जो मध्य प्रदेश की फौना लिस्ट है उसके अंदर 5 एम्फीबियंस को, ये जो फ्रॉग हैं इनके 5 एम्फीबियंस को जो है ऐड किया है। और वो एम्फीबियंस कौन कौन से हैं बस आपको ये याद रखना है, और फालतू चीज़ें आपको नहीं कवर करनी है। ये 5 स्पीशीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप देखोगे आर दी ड्वार्फ टोड फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया। ड्वार्फ टोड, टोड क्या होता है, ये भी फ्रॉग ही होता है, ठीक है, मेंढक ही होता है। इसकी एक अलग होता है, जैसे कि एक तो हमारा होता है जिसे कहते हो आप फ्रॉग, सिंपल होता है। उसके बाद टोड होता है जिसकी जो है आप देख सकते हो नीचे ऐसे करके गर्दन के नीचे इस तरीके से होता है, और उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होती है, उसे हम लोग कहते हैं टोड। तो जो है मध्य प्रदेश में एक तो ड्वार्फ टोड फाउंड करा गया है, देखा गया है। उसके बाद जो ओडिशा में पैडी फ्रॉग को देखा गया है, इसको ऐड किया है मध्य प्रदेश की फौना लिस्ट में। पहला किसे ऐड किया है, ड्वार्फ टोड को, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। दूसरा ओडिशा का पैडी फ्रॉग को यहाँ पे इसमें ऐड किया गया है। तीसरा व्रिंकल्ड क्रिकेट फ्रॉग, व्रिंकल्ड क्रिकेट फ्रॉग जो कि कर्नाटका में मिलता है, ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद पियरेस क्रिकेट फ्रॉग जो कि नेपाल, भूटान, आसाम में देखा जाता है। और वेस्टर्न बोरोइंग फ्रॉग जो कि अर्लियर वेस्टर्न इंडिया में देखा जाता था, ठीक है, वेस्ट इंडिया में देखा जाता है। तो इन सबको क्या करा है, मध्य प्रदेश की फौना लिस्ट में इन सारे स्पीशीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की फौना लिस्ट में कुछ अभी 5 एम्फीबियंस को ऐड करा गया, उनके नेम आपको दे सकते हैं, तो आप नेम याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये सिंपल सा आर्टिकल है, नीचे वाला आप देख के ही समझ गए होंगे। ये आर्टिकल बोल रहा है स्टडीज़ करी गई हैं जो कि लोग अगर फ्लाइट में बैठे थे, ठीक है, जैसे कि ये एरोप्लेन हो गया, ठीक है, मेरे राइटिंग के वो राइटिंग कह रहा हूँ, ये जो मेरी ड्राइंग है उसके ऊपर वो मत करना ज़्यादा। तो जैसे कि एरोप्लेन हो गया, तो एरोप्लेन में जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जितने ही पैसेंजर बैठे हैं, इनके बीच में जो कोविड-19 है क्या ये ट्रांसमिट हो सकता है, इनके बीच में जो कोरोना वायरस है ये फैल सकता है तेज़ी से, ये सारी बात करी गई इस आर्टिकल में। तो बोला गया कि भाई देखो कोरोना वायरस जो फैल रहा है ये एरोजोल और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैल रहा है। यानी कि एक पर्सन, जैसे मैंने उस दिन बताया था ड्राइंग बता के, कि अगर ये बोल रहा है कुछ तो इसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है।
तो कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जैसे कि तो छोटे छोटे, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। ये थूक के पार्टिकल्स निकलते हैं और बहुत ही लाइट वेट होता है, जो कि हवा में थोड़ी देर तक रुके रहते हैं। तो आप हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ से निकले तो आप इसे इनहेल कर लोगे, आप सांस लोगे तो ये सब आपके अंदर चले जाएगा, आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका क्या? मास्क। इस वजह से मैंने थंबनेल भी ऐसा ही लगाया है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका मास्क। बोला जा रहा है कि भाई देखो, इन फ्लाइट्स में क्या बोले हैं, सभी जगह कोरोना वायरस का डर तो है ही, लेकिन फ्लाइट में भी है। लेकिन फ्लाइट में इतना नहीं है, क्योंकि लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे रहेंगे, दूर रहेंगे, कोई चलो उससे बात नहीं है। बट दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप मास्क लगाओगे और अपना थोड़ा सा सेफ्टी रखोगे, अपना जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे दूसरे बंदे से, देन डेफिनेटली यू विल बी सेफ, आप सेफ रहोगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बोली गई। जो रिस्क है फ्लाइट में कोरोना वायरस को लेकर, ये बहुत लो है। ठीक है, लेकिन अभी एक स्टडी भी हुई थी, आपको पता होगा, एक बस में एक पर्सन ने काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, हमने पढ़ा भी था, है ना। तो स्टडी हुई है कि एक जो पर्सन है वो काफ़ी सारे पैसेंजर्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो पैसेंजर अपनी हेल्थ की जो है कॉशंस लेकर अपने मास्क लगाएं, मास्क लगाने के बाद डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो फिर उनको हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें अपने ऊपर हैं यार। दूसरे वाले को तो आजकल ऐसे शक के तौर पे देखा जाता है, कोई भी पर्सन हो उससे बच के ही चलना पड़ेगा यार। हमें क्या पता वो कैसे, मतलब कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर यही आर्टिकल था और इसी के साथ हमने कवर कर लिया आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। उसके बाद जो यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस हफ्ते के हमने इसी हफ्ते में डिस्कस करे हैं। इस हफ्ते में 2 बार हमने ये डिस्कस किया है, 2-3 बार इसको डिस्कस किया है। लेबर लॉस को हमने कवर कर लिया है और बिल्स को भी कवर कर लिया है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, ये सब हमने देख लिया है पहले ही ऑलरेडी, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो गाइज आज का होता है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास डेली तीनों वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।